और यू नो वेरी वेल। अच्छा, थोड़ी सी बिकॉज आपकी स्टडी थोड़ी इसके साथ लर्निंग के साथ एक टेस्ट की भी लर्निंग होती है। थोड़ी सी 1-2 मिनट बात करेंगे, फिर आप चलेगा हम आते हैं, डिस्कस करते हैं। कोशिश करें कि टेस्ट में जो, ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, टेस्ट बनाने वाले भी परफेक्ट नहीं होते, उनसे भी गलतियां हो जाती है कभी कभार। आप तो फिर भी स्टूडेंट है, इंसान है, गलती तो हो ही सकती है। लर्निंग प्रोसेस में गलतियां होती ही रहती है, पहली बात। लेकिन बेस्ड लर्निंग हमेशा वही होती है कि जो इंसान गलती से जो सीखता है वो कभी भी उसको नहीं भूलता है। एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं बिल्कुल उनसे गलती होती है और उसको गलत ट्रिक फिल करने के बाद उनको एहसास होता है कि अच्छा ये हमने गलत कर लिया, ठीक है ना। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें ऐसे होता है। अगर ये चीज उसको देना, आप मेमोरी में इनपुट कर दे उस गलती को कि भाई ये गलती आइंदा नहीं करनी है, ये गलती जो आज हुई थी इस तरीके से गलती आइंदा नहीं होगी, उसे हम लर्निंग कहते हैं। टेस्ट में स्कोर अगर कम आता है, कम बेशतर कभी कभार कुछ तो कंपटीशन में होते हैं, उससे मेरे ज़्यादा हो, उससे ये बला बला, अच्छी बात है। पर अगर इंसान गलती भी कर ले, उससे कम भी आ जाए तो उसको अपने जैसे सर पे ना बिठाएंगे लाई कि ये अच्छा मेरी स्कोर जो है टेस्ट मार्क्स कम आ रही है, मैं पढ़ नहीं सकता, इतनी मेहनत की वो ज़ाया हो गई, ऐसे ना सोचे कभी जिंदगी में, ना सोचे। इससे ही होता है कि इंसान जो है, जो अंदर लर्निंग की कैपेसिटी होती है इंसान में, वो भी खत्म हो जाएगी। बिकॉज डे टू डे आप तो नई चीजें लर्न कर रहे हैं। अगर एक चीज, छोटी चीज है, गलती को उसको अगर आपने सर पे बिठा लिया तो देन आगे और भी जो आपके हर डे एक नया डे होता है फॉर लर्निंग प्रोसेस, उसको देन कैसे गेन कर पाएंगे। वो अपने जो अंदर जो पोटेंशियल होता है या इंटेलेक्ट इंसान की होती है वो मुतासर होती है। तो पास्ट इज पास्ट, आप उसको भूल जाएंगे कि पिछली टेस्ट के अंदर जो क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कम स्कोर आया या ज्यादा आया। कोशिश करें लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड की मीनिंग होती है कि आगे और भी कई टेस्ट आएंगे, आपको अल्टीमेटली जो एंट्री टेस्ट की जो मेन टेस्ट होती है ना, उसके लिए जो आपको तैयार रहना चाहिए। तो उसमें यहाँ पे गलतियां होगी, होने दे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। हमारे लिए भी कोई एक सजा आपके लिए नहीं है कि आपने क्यों ये जैसे कम लिए, ये लिए, जो छोटी क्लासेस में होता है इतना बड़ी नहीं है, ठीक है। आप सीख रहे हैं, अच्छी बात है। आप अपने तौर पे जज करें अपने आप को कि आपने क्या सीखा है, उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डजंट मैटर। अच्छा, ये आई थिंक हमने कंट्रोल सेंटर के बारे में चैप्टर 3 के अंदर भी पढ़ा था कि चेंज इज कंपेयर्ड टू द सेट पॉइंट। हर एक कंट्रोल सेंटर के अंदर हर एक के वैल्यूज होते हैं, सेट पॉइंट होती है। अगर कोई स्टिमुलस से चेंज आता है तो उसको कंपेयर किया जाता है इसके साथ, क्या इधर जो है स्टिमुलस आया जाए वो कम कोई वैल्यू हुई उसके लिए ही या ज्यादा के लिए है, तो उसकी चेंज इज कंपेयर्ड इन द कंट्रोल सेंटर। देन एक एप्रोप्राइट कमांड या ऑर्डर आता है इफेक्टर्स की तरफ, और इफेक्टर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स जब प्रोड्यूस करेंगे चेंज इज करेक्टेड, यानी होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म रिस्टोर हो गई। जब होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म रिस्टोर हो जाएगी तो स्टिमुलस नहीं रहेगा, स्टिमुलस नहीं रहेगा तो ये पूरी मैकेनिज्म शट डाउन हो जाएगी। इस चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म को हम कहते हैं होम्यो। चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। एक जो फीडबैक मैकेनिज्म होती है पॉजिटिव होती है और दूसरी होती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पहले भी हमने मेनी टाइम ये डिस्कस किया है कि अगर कोई भी एनी चेंज आती है, इस चेंज चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, इट इज डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर्स। चेंज को डिटेक्ट कौन करता है, रिसेप्टर करते हैं। और रिसेप्टर किसको इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, कंट्रोल सेंटर को भेजते हैं। कंट्रोल सेंटर के अंदर क्या होता है, एक डिसीजन होता है। डिसीजन होता है किस चीज के लिए, तो इस चेंज को करेक्ट करने के लिए। एप्रोप्राइट आर्गन होंगे, इफेक्टर्स, उन तक मैसेज आएगा और इफेक्टर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स से प्रोड्यूस करेंगे तो जाहिर है वो अब स्टिमुलस से नहीं रहेगा। इस मैकेनिज्म के तहत जो है होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म जो रिस्टोर होती है। इसी तरह से अगर आप देखिए, एक छोटा एग्जांपल हमने लिया था, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड होता है। अगर इससे बढ़ी हुई लेवल होती है तो आपको पता है कि पैंक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है और इसको वापस रिस्टोर करते हैं 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड। अगर इस 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड इससे कम ब्लड ग्लूकोज लेवल होती है तो यू नो वेरी वेल पैंक्रियास से ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और इस
ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर दें। इंक्रीज कितने, 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, देन जो ये मैकेनिज्म जैसे रिस्टोर हो जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक होती है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है और दूसरी होती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव की मीनिंग होती है एक ही लफ्ज है नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव को लाइक जो अपोजिट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करना, जैसे अभी हमने ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस किया था। जैसे आपका यही एग्जाम्पल लिया था कि आप जब मीठी चीज़ें खाते हैं, सिलेक्शन होती है मिठाइयाँ, केक्स, कैंडीज, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है इंक्रीज हो सकती है पर होती नहीं है। वो कौन सी मैकेनिज्म होती है, उस वक्त नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है। नेगेटिव की मीनिंग होती है अपोजिट इफेक्ट, जो आपने इनपुट दिया उसका अपोजिट इफेक्ट। आपने इनपुट क्या दिया था, इनपुट ये दिया था आपने कैंडी, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स खाए थे। अपोजिट इफेक्ट क्या हुआ, जैसे जो ग्लूकोज लेवल बढ़ गई थी अब उसको जो वापस कम किया, प्रोड्यूस इन रिलेशन टू चेंज इन द बॉडी फ्लूइड। चेंज क्या आपने दी थी, एनी चेंज जो आपने लाइक कैंडी, स्वीट, चॉकलेट, जो स्वीट का इंटेक किया था ये चेंज थी। अब उसका अपोजिट इफेक्ट क्या है, उसको वापस रिड्यूस किया, कम किया, तो दैट इज अपोजिट इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईटिंग स्वीट्स और कैंडीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज रेज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल जो बढ़ जाती है, पर ऐसा होता नहीं है। फिर ये क्या करती है, ट्रिगर्स मैकेनिज्म कौन सी, इंसुलिन रिलीज होने का अमल होता है पैंक्रियास से, देन वो डिक्रीज हो जाती है ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होना ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जाम्पल है। बुक के अंदर भी एग्जाम्पल मौजूद है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, कि ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाती है। ऐसे नहीं कि बहुत ही डिक्रीज, पहले बड़ी थी 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, उससे जब इंक्रीज हो तो फिर उसको वापस डिक्रीज करें तो उससे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसी तरह से एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि लाइक यू नो वेरी वेल सिमिलर इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर कोई एक चेंज है बॉडी के अंदर, कोई चेंज आई है, उसके बदले में वही सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करें, इनहांस करें, इंक्रीज करें, किसी भी वैल्यू को सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करें, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। उसे हम कहेंगे पॉजिटिव, द सीरीज ऑफ सिमिलर इफेक्ट्स प्रोड्यूस। सिमिलर इफेक्ट कौन से, जो चेंज आई थी उस जैसे सेम इफेक्ट्स आगे प्रोड्यूस हो, विच लीड टू द इनहांसमेंट ऑफ द चेंज। जो आगे चेंज जो आई थी इस एनवायरनमेंट के अंदर, उसी सेम को जो बढ़ाए, इंक्रीज करे, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे हमारे बुक के अंदर एग्जाम्पल है, इन केस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, जैसे हीट स्ट्रोक के अंदर। जैसे हमारे इन इलाकों के अंदर गर्मी का मौसम अब जो है ज़्यादा आने वाला है, और इस मौसम के अंदर अगर हम दिन को 1, 2, 3 बजे जैसे आप बाहर निकलेंगे तो ऑलरेडी जैसे बॉडी टेम्परेचर हमारा पहले जैसे है एक नॉर्मल है, पर उससे भी जो थोड़ा सा रेज या इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज हुआ, बिकॉज आप बाहर हीट स्ट्रोक था, तो उसकी वजह से और भी जैसे इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है रादर देन डिक्रीजिंग। तो जाहिर है हम जो है हीट में बाहर निकलेंगे तो कम तो नहीं होगा, और भी इंक्रीज हुआ। तो ये कौन सी इफेक्ट, ये हुआ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये हुआ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे ऑलरेडी जैसे बॉडी टेम्परेचर प्लस में जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हीट स्ट्रोक लगा तो उसके रिजल्ट में ये होगा इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर होगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। व्हेन इट इज हॉट आउट, डायरेक्ट सनलाइट और रिफ्लेक्टेड हीट, यानी जो भी हीट स्ट्रोक है इन द बॉडी टेम्परेचर इवन व्हेन द बॉडी इज नॉट एक्टिव, जैसे भले बॉडी हमारी एक्टिव भी ना हो पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या सनलाइट की जो है डायरेक्ट सनलाइट या रिफ्लेक्टेड हीट जो भी यकीनन तो फिर वो हमारा बॉडी टेम्परेचर रेज या इंक्रीज कर सकती है। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसे हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। अच्छा, उसके बाद जैसे अमीबा वगैरह वो हमने पढ़े नहीं पढ़े, उसमें जो एक हेडिंग आई थी शायद मिस है ना, वो हमने किया था सेल सेल के बारे में नहीं हुआ। अच्छा, तो ये इंक्लूड तो नहीं है, आफ्टर में रखा हुआ
इंट्रोडक्टरी पैरा के अंदर है 3 किस्म के लाइक हम कंपोनेंट्स को सीखेंगे, जिसके अंदर जैसे नंबर 1 जैसे अमीबा का एनवायरनमेंट क्या है, नंबर 2 जैसे हायर एनिमल्स का एनवायरनमेंट क्या है, नंबर 3 प्लांट्स का एनवायरनमेंट क्या है, हायर एनिमल्स। 3 ये इसमें क्वेश्चन मौजूद है। अमीबा का एनवायरनमेंट इमीडिएट एनवायरनमेंट पॉन्ड वाटर होता है, बिकॉज अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो इसकी सराउंडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज पॉन्ड वाटर होगा। हायर एनिमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग हमारा जो एनवायरनमेंट होता है सेल्स का, उसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड। एक और भी नेम है अगर स्टूडेंट्स को बता दें, टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरसेल्युलर फ्लूइड भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज इंटरसेल्युलर फ्लूइड, इंटरसेल्युलर फ्लूइड भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज इंटरसेल्युलर फ्लूइड। इसी तरह से तीसरा जो लाइक सवाल आपने याद रखना है वो है प्लांट्स का एनवायरनमेंट क्या होता है। प्लांट्स का एनवायरनमेंट जो होता है वो सैप होता है, जस्ट सैप या जाइलम सैप भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड जाइलम सैप। तो 3 ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें अमीबा का इमीडिएट एनवायरनमेंट क्या होता है, अमीबा का इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है पॉन्ड वाटर। अगर पॉन्ड वाटर के अंदर कोई चेंज आती है टेम्परेचर के हवाले से, सॉल्यूट के हवाले से, वाटर की अवेलेबिलिटी के हवाले से, पीएच के हवाले से, आपको पता है ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अगर इनमें चेंज आएगी एनवायरनमेंट में तो वहाँ पे उसको करेक्ट करने की इतनी ज़्यादा मैकेनिज्म इसके पास नहीं है, बिकॉज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। जस्ट ये ओस्मो रेगुलेशन किन जगहों पे तो मेंटेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वाटर ही खत्म हो जाए, फॉर एग्जांपल इस जगह पे वाटर के अंदर सॉल्यूट की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो यकीनन इसका सर्वाइवल जो है बहुत मुश्किल हो सकता है। द वर्ड एनवायरनमेंट रेफर्स टू कंडीशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। किसी भी लाइक एनवायरनमेंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल अमीबा का एग्जांपल है, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, ये क्लेमेडोमोनास सब इस यूनिसेल्युलर है, सराउंडिंग इसके अंदर क्या है पॉन्ड वाटर है, ये इसका जो है लाइक एनवायरनमेंट होता है। दस पॉन्ड वाटर इज इनहिबिटेड बाय द इनहिबिटेड लिव्ड। पॉन्ड वाटर के अंदर कौन रहता है, अमीबा रहता है, वही इसका जो एनवायरनमेंट होता है। पॉन्ड वाटर के अंदर रहने वाला अमीबा होता है, वही इसका एनवायरनमेंट होता है। ये एनवायरनमेंट अगर इसके अंदर कोई चेंज या तब्दीली आएगी यकीनन तो इस अमीबा के लिए बहुत ही मुश्किल होगा रहना अगर उसके पास होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म ना हो। जिस तरह से ये पॉन्ड वाटर हुआ, पॉन्ड वाटर तो इसके अंदर अमीबा, पैरामीशियम, इस तरह से कई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। यही इनका जो एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर वो अपने आप को लाइक एडजस्ट करते रहते हैं। इसी तरह से दूसरा जैसे हमने अभी डिस्कस किया एनिमल्स के हवाले से, एनिमल्स के हवाले से या इवन ह्यूमन बीइंग के हवाले से आपको पता है ब्लड वेसल्स जो होती है उनके अंदर ब्लड फ्लो करता है, और इसी तरह से जो ब्लड वेसल्स और ये जो टिश्यूज़ होते हैं, इन टिश्यूज़ के इर्द गिर्द जो फ्लूइड होती है, एनवायरनमेंट होता है, उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, इंटरसेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। ये इंटरसेल्युलर फ्लूइड ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इस सेल से ज़्यादा हो जाए तो इस सेल का वाटर जो है यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, पर्सन की डेथ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो वाटर की कंसंट्रेशन जो बहुत ज़्यादा हो जाए और इधर कम हो जाए तब भी जो है सेल बस्ट हो जाएगा और इसमें सर्वाइवल नहीं होगा। इस वजह से हमारी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड ये जो बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेल्स के एनवायरनमेंट के हवाले से, कोई हमें जिंदा रह पाएंगे अदरवाइज नहीं। तो पहली पॉइंट आपने ये याद करनी है कि इंटरसेल्युलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। जैसे ब्लड से कोई चीज़ें सेल के अंदर इंटर होती है थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, देन जो है सेल के अंदर इंटर होगी। अगर किसी सेल से कोई चीज़ जो है यहाँ से रिमूव होनी है, बाहर जानी है ब्लड के अंदर, पहले इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, देन जो है यकीनन ब्लड के अंदर जाएगी। तो इस तरह से जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो होता है हायर एनिमल्स के अंदर होता है वो इंटरसेल्युलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड या जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। आगे चैप्टर 14 के अंदर इसी तरह की डायग्राम से पढ़ेंगे, प्लस में एक लिम्फेटिक सिस्टम का भी स्टार्ट इसी पॉइंट पे होता है जहाँ पे जैसे कैपिलरीज नेटवर्क फाइनली जो होता है टिश्यूज के साथ, देन फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आपने ये याद करना है
कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज ए मीडियम फॉर हायर एनिमल्स, उनके लिए जो हायर एनिमल्स के लिए मीडियम है। जैसे हम रेगुलर क्लास में पढ़ते रहते हैं कि सेल के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और देन जो है ब्लड के अंदर एंटर होगी। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन है तो पहले इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और देन जो है इस सेल को ऑक्सीजन मिलती है। तो ये हम कहेंगे कि लाइक इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज के दरमियान मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। और तीसरा जो हमने लाइक पॉइंट पढ़ना है कि जस्ट जाइलम सेप भी कहते हैं या सिंपली सेप भी कहते हैं या जाइलम सेप भी कहते हैं। ये एनवायरनमेंट है प्लांट का, हमारे बुक के अंदर लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली की मीनिंग होती है कि इंटरस्टिशियल एनवायरनमेंट इज फ्लूइड इज एनवायरनमेंट टू द हायर एनिमल्स, सेप इज एनवायरनमेंट टू प्लांट्स। इस तरह से रेस्पेक्टिवली लिखा, अलग भी आप लिखेंगे तब भी ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स सॉइल से, वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं, किसके जरिए अंदर देन जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जैसे जाइलम के अंदर जाते हैं। तो जाइलम के अंदर ये वाटर और मिनरल की जो सोल्यूशन को कलेक्टिवली हम कहते हैं सैप कहते हैं, या जस्ट सैप कहते हैं या जाइलम सैप कहते हैं। एक और टर्म होता है जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो टर्म होता है सेल सैप, वो टर्म होता है सेल सैप। सेल सैप जैसे वैक्यूल के अंदर जो प्लांट सेल के वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड होती है उसे हम कहते हैं सेल सैप कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल सैप। और जो जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे जा रहे हैं उसे सिंपली सैप कहते हैं या जाइलम सैप कहते हैं, उससे सिंपली सैप कहते हैं या जाइलम सैप कहते हैं। सेल सैप इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेल दैट इज प्रेजेंट इन द वैक्यूल, जो वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं वैक्यूल के अंदर सेल सैप होता है, ये सेल सैप है। जाइलम सैप जो होता है वाटर और मिनरल्स जाइलम के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में जो जा रहे हैं इसे हम कहते हैं जाइलम सैप कहते हैं। तो ये तीन लफ्ज आपने जैसे नोट करने थे, कौन से? अमीबा का एनवायरनमेंट, अमीबा का एनवायरनमेंट जस्ट पॉन्ड वाटर, हायर एनिमल्स का एनवायरनमेंट इंटरसेल्यूलर फ्लूइड। नंबर 3 प्लांट का जो एनवायरनमेंट होता है वो सैप होता है, जस्ट सैप या जाइलम सैप भी कह सकते हैं, आल्सो कॉल्ड जाइलम। सेल सैप नहीं, ठीक है ना, आप फिर कहेंगे नहीं सेल सैप भी शामिल है, सेल सैप नहीं, सेल सैप वैक्यूल के अंदर का फ्लूइड है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम आएंगे ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पे आएंगे। तो ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स जो होती है वो सब ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ये सारा प्रोसेस जो है पहले प्लांट्स में पढ़ेंगे देन एनिमल्स में। तो प्लांट्स के अंदर जो ओस्मो रेगुलेशन का अमल होता है वो यकीनन वाटर और सॉल्यूट का ही बैलेंस होता है। वाटर एंड सॉल्यूट की रेगुलेशन जो होती है या बैलेंस होता है प्लांट्स के अंदर, उसे हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और ये ओस्मो रेगुलेशन ओस्मोसिस प्रोसेस के जरिए ही रेगुलेट होता है। और ओस्मोसिस आपको पता है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, टुवर्ड्स लोअर वाटर कंसंट्रेशन, ऐसा रीजन जहाँ पे लोअर वाटर कंसंट्रेशन है, पर ये मूवमेंट होगी थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जिसके अंदर वाटर की जैसे मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे हम इसको एक एक्सपेरिमेंट यू शेप्ड एक ट्यूब, उसके जरिए इसको हम इस प्रोसेस को जैसे लर्न कर सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट के जरिए, जिस तरह से एक यू शेप्ड ट्यूब रखा गया। फॉर एग्जांपल हम छोटी सी लाइक पॉइंट के जरिए, इसी के जरिए एक पहले सबसे पहले सीखेंगे कि लाइक ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वन साइड, एक साइड जैसे यू शेप्ड ट्यूब का है, डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। अगर डायरेक्टली अगर ना तो एक छोटी सी
पॉइंट फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, पर हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको इस पे आते हैं कि ये वाटर की जैसे हायर कंसंट्रेशन है, वाटर की यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है ट्यूब के एक साइड पे, और दूसरे साइड पे वाटर की लोअर कंसंट्रेशन है। यहाँ पे वाटर की जो है लोअर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे जो वाटर है दैट इज द लोअर वाटर कंसंट्रेशन है। अब मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगी, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगी फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जस्ट हमारी बुक के अंदर ओनली वन टाइप की एक ही डेफिनेशन है, पर यू नो वेरी वेल, जैसे जहाँ पे वाटर की हायर कंसंट्रेशन तो वहाँ पे सॉल्यूट जो है लोअर कंसंट्रेशन, हम समझेंगे कि यहाँ पे यकीनन सॉल्यूट जो है लोअर कंसंट्रेशन होते हैं, सॉल्यूट की जो है लोअर कंसंट्रेशन होगी। और इस साइड पे जैसे जहाँ पे वाटर लोअर कंसंट्रेशन में, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट जो होंगे वो हायर कंसंट्रेशन में होंगे, सॉल्यूट की जो होगी हायर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से जो अब नेक्स्ट एक और डेफिनेशन हो गई कि वाटर किस तरह से मूव करता है। वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मूवमेंट जहन में रखें, हमेशा वाटर मॉलिक्यूल की होती है, सॉल्यूट की नहीं। मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल की होगी, सॉल्यूट की नहीं। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल की होगी। अब हमेशा इस जगह पे फोकस रहें कि मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल की हो रही है, कहाँ से, फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी तरह से एक ऐसा सोल्यूशन जो जिसके अंदर अगर आप समझें कि सॉल्यूट जैसे कम है और वाटर जैसे हायर है, तो इसमें कौन सा सोल्यूशन बनेगा, ऐसा हाइपोटोनिक सोल्यूशन बनेगा। ऐसा सोल्यूशन होगा उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर जो है वाटर हायर कंसंट्रेशन में हो और सॉल्यूट जो कम हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। पर एक ऐसा सोल्यूशन जो जिसके अंदर वाटर जो लोअर कंसंट्रेशन में और सॉल्यूट ज्यादा है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो देखिए वाटर की मूवमेंट का डायरेक्शन, वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इससे हम कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। जिस साइड पे वाटर की मूवमेंट जहाँ से हो रही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़रा ज़्यादा है। वाटर पोटेंशियल की मीनिंग होती है एबिलिटी टू लूज वाटर मॉलिक्यूल, एबिलिटी टू लूज वाटर मॉलिक्यूल, पोटेंशियल एबिलिटी टू लूज वाटर मॉलिक्यूल। और आप देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल किस साइड से ज़्यादा लूज हो रहे हैं और किस साइड पे जैसे गेन हो रहे हैं। लूजिंग के साइड ये एरो देखें, लूजिंग का साइड ये है जहाँ पे हायर वाटर कंसंट्रेशन है वहाँ से लूज हो रहा है, और किस तरफ जा रहा है जहाँ पे लोअर वाटर कंसंट्रेशन है। तो हम कहेंगे यहाँ का वाटर पोटेंशियल हायर वाटर पोटेंशियल है, यहाँ का वाटर पोटेंशियल हायर है और इस जगह का वाटर पोटेंशियल जो है वाटर पोटेंशियल लोअर है, वाटर पोटेंशियल लोअर है, वाटर पोटेंशियल यहाँ पे लोअर वाटर पोटेंशियल है। तो आप जैसे कौन सी इसमें पॉइंट नोट करेंगे ऑस्मोसिस के हवाले से, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जिस साइड पे जैसे लाइक जैसे वाटर एंटर हो रहा है, इस साइड पे वाटर एंटर हो रहा है, उस साइड पे प्रेशर जो है यकीनन इस ऑस्मोसिस की वजह से प्रेशर इस साइड पे ज्यादा है, इसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और जिस सेल के अंदर ऑस्मोसिस की वजह से वाटर जो इंटर हुआ है दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस जगह पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है, इस जगह पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो अगेन ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के हवाले से मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इससे भी ऑस्मोसिस कहते हैं। आई थिंक ये 5 डेफिनेशन जैसे हो गई है, इनफ है।
एक और भी थोड़ी सी आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम जैसे अगर नंबरिंग दें तो एक डेफिनेशन हुई मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, दूसरी सॉल्यूट के हवाले से, तीसरी सॉल्यूशन के हवाले से, चौथी वाटर पोटेंशियल के हवाले से, और पांचवी जैसे डेफिनेशन हुई है जैसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल के हवाले से। एक जैसे सॉल्यूट पोटेंशियल की भी डेफिनेशन इसमें बन सकती है। सॉल्यूट पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड एज सॉल्यूट पोटेंशियल। फर्स्ट ईयर के अंदर हमने जैसे पढ़ा है, आप स्टूडेंट्स को अगर थोड़ा बहुत याद हो या नहीं, डोंट नो कि आपने याद रखा है या नहीं रखा है कलर में। येलो एक तो ब्लू है, ग्रीन में ब्लैक कलर है। सॉल्यूट पोटेंशियल इस जगह पे हायर है। सॉल्यूट पोटेंशियल हायर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल, और यहाँ का जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो लोअर पोटेंशियल होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल जहाँ पे वाटर ज्यादा होता है उस जगह का सॉल्यूट पोटेंशियल लोअर होगा, और जिस साइड पे सॉल्यूट ज्यादा हो उस जगह का सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब होता है इट अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल। जितने सॉल्यूट जिस साइड पे ज्यादा होंगे तो इट अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल, जितने सॉल्यूट जिस सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होंगे तो इट अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से लूज होने नहीं देंगे। सॉल्यूट की प्रेजेंस की वजह से जितने सॉल्यूट ज्यादा होंगे तो इट अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करें, और इस साइड का जो वाटर है वो लूज नहीं होगा। तो ये नंबर 6 डेफिनेशन भी हो जाएगी। नंबर 6, कौन सी? वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट पोटेंशियल। वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट पोटेंशियल। इस तरह से आपने 6 एटलीस्ट डेफिनेशन आप जहन में रखेंगे तो आगे ऑस्मो रेगुलेशन भी समझ में आएगी। और ये चैप्टर जो है इसके अंदर आधे से ज़्यादा जो पार्ट जस्ट इस यू शेप इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो काफ़ी सारे सवाल पड़े। अगर यू शेप एक्सपेरिमेंट आप जहन में रखेंगे तो मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ, रेगुलर क्लासेस में भी एक सेम ऐसे ही कहता हूँ कि आप ये ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट जहन में रखेंगे तो आप चैप्टर 1 के आधे से ज़्यादा जिसके बारे में आप कहते हैं कि ये लॉजिकल है, टिपिकल है, रीजनिंग वाले हैं, मेमोरी वाली नहीं है, तो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए आप समझेंगे। जब भी आपको ऐसा कोई इशू नजर आए तो इस लाइक यू शेप वाले इस एक्सपेरिमेंट पे चले जाएं और आपके जितने भी मसाइल होंगे सब हल हो सकते हैं, फर्स्ट ईयर से लेकर इंटर क्लास तक। और ऐसी 6 डेफिनेशन आपको एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे। तो इस वजह से आप इसको नोट करें, समझें, ये समझने की बात है। फिर जो आप यकीनन इसको जो है आसानी से जितने भी आप फर्स्ट ईयर से लेकर इंटर तक जितने भी इश्यूज होंगे वो सब हल हो सकते हैं, तरतीब से आते जाए। वाटर के हायर कंसंट्रेशन, देन सॉल्यूट लोअर, और उसके बाद जैसे सोल्यूशन होता है वो हाइपोटोनिक, उसके बाद जैसे वाटर पोटेंशियल है यहाँ पे, और इसी तरह से देन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ये लोअर, और वो उधर हायर सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्यूट पोटेंशियल जिससे ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 14 के अंदर इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है। तो यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है। कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा होती है तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, जो वाटर को अट्रैक्ट करता है उस साइड पे वाटर को लूज होने नहीं देता, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। तो सॉल्यूट पोटेंशियल वहाँ पे जो है हायर होती है और इस जगह पे लोअर होती है, मूवमेंट की डायरेक्शन ये हुआ। तो होपफुली आपने इसको जो है सीख लिया होगा कि ये कौन सी लाइक 6 ऐसे पाथ हैं जिनके जरिए जैसे वाटर की मूवमेंट हमेशा वाटर की होती है। मूवमेंट किसकी होगी? वाटर की। ये जहन में जरूर रखेंगे। अगर ये नहीं रखेंगे यहाँ सॉल्यूट मूव हो रहे हैं तो फिर आप भूल जाएंगे, आप फिर ये इसका कोई फायदा ही नहीं होगा। ऑलवेज मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल की, कौन से रीजन से किस रीजन की तरफ वो आपने याद रखनी है। जैसे लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टुवर्ड्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल,
lower osmotic pressure towards the region higher osmotic pressure, lower solute potential to higher solute potential। तो इस तरह से ये 6 जो डेफिनेशंस होती हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे। 6 डेफिनेशन। सिक्स डेफिनेशंस को हम दोबारा से थोड़ा सा देते हैं कि कौन कौन से 6 डेफिनेशंस हैं जिन्हें आपने याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखें वाटर की हायर वाटर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे वाटर की लोअर वाटर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगी थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो 6 जो डेफिनेशंस आपने याद रखी है ना, तो वो कौन कौन से 6 डेफिनेशन है। जैसे वाटर की हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर वाटर कंसंट्रेशन, वाटर पोटेंशियल हायर टू लोअर, सोल्यूशन को अगर देखा जाए हाइपो टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन, सॉल्यूट लोअर टू हायर, और सॉल्यूट पोटेंशियल लोअर टू हायर, ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर टू हायर। ये 6 जैसे पॉइंट्स हैं, ये इनको आपने ध्यान। मूवमेंट हमेशा वाटर मॉलिक्यूल की होगी, इन रीजन से मूवमेंट होगी वो हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स की होगी, मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, पर उसके जो मूवमेंट की जो डायरेक्शन होंगे वो डिटरमाइन ये करते हैं कौन से, लाइक वाटर के हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, वाटर पोटेंशियल के हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल, सोल्यूशन के हवाले से हाइपो टू हाइपर। आप बहुत बेजार हो गए यकीनन बोर भी होते रहे अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार पड़ा है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर कहेंगे ये कैसे हुआ, वो आप बाद में ना कहें कि ये सवाल ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, और फिर वो फोटो निकाल के ये लें पर ये पड़ा है। भाई आप खुद तो देखें, मुझे जब क्लास चल रहे हैं तब थोड़ी सी अटेंशन में ज़्यादा जिस टॉपिक पे देता हूँ टाइम, उसका मतलब होता है कि इसका एक मकसद है ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें। बाकी जस्ट एवं जो पॉइंट्स होती हैं तो जैसे हाँ देखना है तो उसका कोई इशू नहीं, याद करनी डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स होती हैं। और इसको आप अगर आप जहन में रखेंगे तो मैं दोबारा से भी कह रहा हूँ कि चैप्टर 1 की जो आधी से प्रॉब्लम ज़्यादा जो आप इसकी जस्ट एक छोटे से एक्सपेरिमेंट पे आप हल हो सकते हैं, छोटे से एक्सपेरिमेंट पे भी जैसे हल हो सकते हैं। कौन से रीजन दोबारा से देखें, यहाँ पे वाटर की अगर हायर कंसंट्रेशन है, वाटर हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, लोअर वाटर कंसंट्रेशन थी तो ये मूवमेंट हुई थी। इसी तरह से जो है लाइक सॉल्यूट की जो है यहाँ पे लोअर वाटर कंसंट्रेशन थी तो यहाँ पे सॉल्यूट जो है हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन थी, सॉल्यूट की हायर कंसंट्रेशन थी तो ही वाटर की मूवमेंट हुई। सोल्यूशन कौन सा बना, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बना, हाइपरटोनिक। ये सोल्यूशन कौन सा, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसी तरह से यहाँ पे जैसे वाटर की लूजिंग एबिलिटी ज़्यादा थी तो वाटर पोटेंशियल हायर होगा, और यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो है लोअर वाटर पोटेंशियल है। प्रेशर यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर हायर, और यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा हायर, सॉल्यूट पोटेंशियल हायर, और इस साइड पे सॉल्यूट पोटेंशियल जो है लोअर था। तो ये 6 डेफिनेशन से यकीनन जो है आप याद रखेंगे। फिर किसी भी जो कल हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर जो है 6 डायग्रामेटिक क्वेश्चन होंगे, 6 डायग्रामेटिक क्वेश्चन होंगे और उनको हम कोशिश करेंगे लर्न करने की भी कोशिश करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। ठीक है, कल हम देखते हैं।